नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पुनर्जन्म। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पुनर्जन्म से रिलेटेड है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि हमारी कहानी आपके लिए कोई नया संदेश लेकर आती है, रोज आपको एक नई सीख सिखाती है। तो चलो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। गौ माता ने बताया, पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ की पत्नी बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। सेठ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। सेठ की हवेली के सामने एक बहुत ही मनमोहक बगीचा बना हुआ था, जिसमें एक विशाल बरगद का पेड़ लगा था। उसी बरगद के नीचे एक दिव्य गाय रहती थी। सेठ उसकी खूब सेवा किया करता और जब भी सेठ का मन व्याकुल होता तो उस दिव्य गाय से बातें करता। एक दिन की बात है, सेठ ने उत्सुकतावश उस दिव्य गाय से कहा, हे गौ माता, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। क्या आप कृपया कर मेरे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे? मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करेंगी? इस पर गौ माता बोली, हे सेठ, अवश्य बताइए। आपका वह कौन सा प्रश्न है जो आपके मन को बेचैन कर रहा है? मैं अवश्य ही आपके उस प्रश्न का उत्तर देकर आपके मन को शांत करने का प्रयास करूंगी। तब सेठ कहता है, हे गौ माता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पतित का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है? क्या यह पवित्र रिश्ता केवल एक जन्म तक ही सीमित है या वास्तव में यह रिश्ता कई जन्मों तक बंधा रहता है? इस पर गौ माता कहती है, हे सेठ, आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका उत्तर आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से मिलेगा। आप बस इस कथा को ध्यान पूर्वक अंत तक सुनना। सेठ आतुर होकर बोला, हे गौ माता, आप कथा सुनाइए, मैं ध्यान पूर्वक इस अलौकिक कथा को अंत तक सुनूंगा। फिर गौ माता कथा आरंभ करती है और कहती है, हे सेठ, पुराने जमाने की बात है। द्रविड़ देश की उत्तरी सीमा पर चंद्रपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक राजकुमारी थी जो एक गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। उसका विवाह एक धर्मनिष्ठ और सदाचारी राजकुमार से हुआ था। दोनों का जीवन वैभव, प्रेम और सुख से परिपूर्ण था। उन्हें किसी भौतिक वस्तु की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर राजकुमारी हमेशा चिंताग्रस्त रहती थी। यही एक अभाव था जो राजकुमारी को अक्सर चिंतित कर देता था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन अचानक राजकुमारी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसे आभास होने लगा कि अब उसकी अंतिम घड़ी निकट है। उसने अपने प्रिय राजकुमार को पास बुलाया और कहा, हे स्वामी, मैंने सदा आपको अपना सर्वस्व समझा है, हमेशा आपको प्रेम किया है और आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। ईश्वर की पूजा भी की है, परंतु मैं आपके जीवन में संतान का सुख नहीं ला पाई। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन अब कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। राजकुमारी ने आगे कहा, हे नाथ, मेरे जाने के बाद दुखी मत होना, मेरी यादों के सहारे जीवन व्यतीत करना। मैं आपको वचन देती हूँ कि अगले जन्म में फिर से आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपकी संतान पाने की इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगी। इतना कहकर उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। फिर समय आने पर एक दिन राजकुमार भी अपना शरीर त्याग देता है। फिर वह राजकुमार एक ऐसे राजा के घर जन्म लेता है जिसकी 7 रानियां थी। उन सभी रानियों के बीच वह राजा का इकलौता पुत्र था। उधर वह राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के घर में जन्म लेती है जिसकी 7 रानियां थी। उन सभी के बीच वह भी राजा की इकलौती पुत्री थी। साथियों, वह राजकुमार जिस राजा का पुत्र था, उस राजा के पास एक अत्यंत बुद्धिमान और निष्ठावान तोता था। वह राजा हर महत्वपूर्ण निर्णय में उस तोते की सलाह लिया करता था और उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास करता था, चाहे समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना हो। वह राजा तोते से परामर्श करना कभी नहीं भूलता था। फिर एक दिन उस राजा ने अपने तोते को बुलाकर कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत अहम कार्य सौंप रहा हूँ जिसे तुम्हें पूरा करना है। तब तोते ने कहा, महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप आज्ञा दें। फिर राजा ने कहा, हे तोते, तुम जो जानते ही हो, मेरा सिर्फ एक ही पुत्र है और मैं उसके लिए एक ऐसी राजकुमारी चाहता हूँ जो गुणवान,
संस्कारी और हर दृष्टि से विशेष हो। तुम्हें बस वैसी ही राजकुमारी ढूंढनी है। इसके बाद राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी। वह कैसी पुत्रवधू चाहता है। राजा की बात सुनकर वह तोता राजी हो गया। उसने कहा, महाराज, आप जैसी भी बहू चाहते हैं, कृपया उसके गुणों को एक कागज पर लिखकर मेरे पैर में बांध दीजिए। इसके बाद आप बेफिक्र हो जाइए। मैं वैसी ही राजकुमारी को ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा, जैसी आप चाहते हैं। तोते की यह आत्मविश्वास पूर्ण बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही अपनी पसंद की राजकुमारी के गुणों को एक कागज पर लिख दिया और उस कागज को तोते के पैर में बांधते हुए राजा ने उसे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेज दिया। अब तोता राजकुमारी की खोज में एक पड़ोसी राज्य में जा पहुंचा, परंतु जब वह वहां पहुंचा तो मौसम ने अचानक करवट ले ली। वहां तेज बारिश शुरू हो गई। फिर उसे बारिश से बचने के लिए जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर शरण लेनी पड़ी। उड़ते उड़ते वह एक घने जंगल में जा पहुंचा। जंगल में उसे एक पुराना खोखला पेड़ दिखाई दिया। तोते ने सोचा, यह पेड़ उसके आराम के लिए एकदम सही जगह है, तो वह वहां शरण लेने के लिए ठहर गया। गौ माता कहती है, हे सेठ, जैसे ही उस तोते ने उस खोखले पेड़ के अंदर जाने के लिए सोचा, तभी अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर मत घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। यह सुनकर तोता बहुत घबरा गया और उसने पेड़ के अंदर जाने का विचार छोड़ दिया। वह पेड़ की जड़ के पास उगी हुई एक टहनी पर जाकर बैठ गया और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। जब बारिश रुक गई तो उस खोखली जगह में से एक मैना बाहर आई और सीधा तोते के पास आकर बैठ गई। फिर तोता और मैना दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस दौरान तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। तोते की बात सुनने के बाद मैना कहने लगी, आज की यह मुलाकात मेरे लिए बहुत खास रही। फिर वह मैना तोते से आगे कहती है, जैसे आप अपने राजा के प्रति वफादार हैं, वैसे ही मैं भी अपने राजा के प्रति वफादार हूँ। आप अपने राजा के पुत्र के लिए ऐसी राजकुमारी की खोज में निकले हैं जिसमें सभी गुण हो। ठीक उसी तरह मैं भी अपने राजा की पुत्री यानी राजकुमारी के लिए एक ऐसे राजकुमारी की तलाश में हूँ जो हर दृष्टि से श्रेष्ठ और गुणवान हो। फिर वह तोता मैना से कहता है, मैना, हमारे राजा ने आदेश दिया है कि हमें ऐसी राजकुमारी ढूंढनी है जो ऐसे घराने से हो जहाँ राजा की 7 रानियां हो, क्योंकि हमारे राजा की भी 7 रानियां हैं। तब मैना कहती है, अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा की भी 7 रानियां हैं और हमारे राजा की भी 7 रानियां हैं। तुम्हारे राजा का भी केवल एक ही पुत्र है और हमारे राजा की भी केवल एक पुत्री है। तुम्हारे राजा का पुत्र सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की पुत्री भी हर गुण में श्रेष्ठ है। इस प्रकार तोते ने मैना को राजकुमारी की सारी पसंद विस्तार से बता दी और मैना ने भी राजकुमारी की रुचियां और विशेषताएं तोते को समझा दी। फिर दोनों तोता और मैना राजकुमारी के राज्य की ओर रवाना हो गए। तोता मन ही मन बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि अब मेरे राजा का सपना पूरा हो जाएगा। जैसी राजकुमारी वे चाहते थे वैसी ही राजकुमारी मुझे मिल चुकी है। अब उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी। जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक सिपाही ने उन्हें देख लिया। वह सिपाही तुरंत राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैना ने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा था उसने वह कार्य पूरा नहीं किया। वह राजकुमार की तलाश में कहीं नहीं गई। मैंने अपनी आंखों से उसे एक तोते के साथ घूमते हुए देखा है। उसने अपनी आज्ञा का उल्लंघन किया और आपकी बातों को पूरी करने में भूल कर दी। सिपाही की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह तोता और मैना दोनों को मारने का आदेश दे देता है। जब वह बात मैना को पता चली तो उसने तोते से कहा, तोता, हम दोनों की जान अब खतरे में है। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर हम यहीं रुके तो बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले कि राजा के सिपाही हमें ढूंढ लें, चलो यहाँ से दूर भाग जाते हैं। फिर ऐसा सोचकर तोता और मैना ने तुरंत वहां से उड़ने का प्लान बनाया। राजा ने सिपाहियों से तोता और मैना को ढूंढने की कोशिश करवाई, लेकिन कहीं नहीं मिले। अंत में सिपाहियों ने यह मान लिया कि तोता और मैना को राजा के आदेश का पता चल गया होगा, इसलिए वे भाग गए होंगे। यह सोचकर राजा के सिपाही खाली हाथ महल लौट आए। फिर कुछ दिन बाद तोता और मैना ने इंतजार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। अब उन्हें लगा कि सही समय आ गया है, तो वे फिर से महल लौट आए और आकर तोता राजा के बाएं घुटने पर बैठ गया और मैना दाएं घुटने पर बैठ गई। फिर मैना ने राजा से पूछा, महाराज, आप हमें क्यों मारना चाहते थे? हमने हमेशा आपकी वफादारी की है। आपके महल के सिपाही हमसे जलते हैं और इसलिए उन्होंने आपके सामने हमारी बुराई की।
लेकिन हम दोनों तोता और मैना तो बड़े शान वाले बुद्धिमान और अमीर राजाओं के वफादार सेवक हैं। हमने आपके साथ हमेशा वफादारी की है। इसके बाद तोता और मैना ने राजा के समक्ष अपनी पूरी बात रखी। तोता और मैना ने राजा से कहा, हे महाराज, हम दोनों उन 2 राजाओं के सेवक हैं जिनके राज्य में 7-7 रानियां हैं। उनमें से एक राजा का केवल एक पुत्र है और दूसरे राजा की केवल एक पुत्री। इन दोनों राजाओं ने भले ही कभी एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन वे अपने बच्चों का विवाह एक दूसरे के साथ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसी राजा की पुत्री है और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसा पहले राजा का पुत्र है। देखिए महाराज, हम दोनों उन्हीं 2 राजाओं के सेवक हैं। ईश्वर की कृपा से हम राज्य के बाहर एक जंगल में मिले और यह शुभ समाचार लेकर आपके पास आए हैं। इस प्रकार तोता और मैना ने अपनी बात राजा से कही। उनकी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय तोते ने अपना पैर राजा की ओर बढ़ाया जिस पर एक छोटा सा कागज बंधा हुआ था। उस कागज पर ठीक ठीक वही बातें लिखी थी जो दूसरे राजा ने अपनी पसंद को लेकर कही थी। राजा ने जब वह कागज पढ़ा तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। हालांकि शुरुआत में राजा को तोता और मैना की बातों पर थोड़ा संशय हुआ, परंतु जब उसने उसके पास मौजूद दोनों कागजों को मिलाकर देखा तो हर बात एकदम सटीक पाई। तो उसकी सारी शंका समाप्त हो गई और उसे तोता मैना पर भरोसा हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर में राजकुमारी की सुंदर शाही तस्वीर निकाली और सुंदर दासी के द्वारा उसे अपनी रानियों के पास भिजवा दिया। पैगाम में लिखा था, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए क्या यह राजकुमारी हमारी राजकुमारी के लिए योग्य वर है या नहीं। क्या आप सभी रानियां इस राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं। कुछ दिन बीत गए, रानियों की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। इस बीच राजकुमारी को राजकुमार की तस्वीर बहुत पसंद आ गई। वह राजकुमार की तस्वीर को हर समय अपने पास रखती थी और निहारती रहती थी। आखिरकार कुछ दिनों के बाद रानियों की तरफ से जवाब आया, राजकुमार सबको पसंद आया है। अब उसका विवाह जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी नहीं पा रही थी। जैसे ही रानियों का जवाब राजा के पास पहुंचा, राजा ने उस तोते को वापस भेजते हुए कहा, हे प्रिय तोता, अपने राजा के पास जाकर कह दो राजकुमार के लिए उसकी मनपसंद राजकुमारी मिल गई है। 2 महीने के भीतर विवाह के लिए हमारे पास आ जाए। फिर तोते ने आदर पूर्वक झुककर राजा को प्रणाम किया और अपने देश की ओर निकल पड़ा। गौ माता कहती है, हे सेठ, अपने देश पहुंचकर तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया। राजकुमार के लिए वैसी ही राजकुमारी मिली जैसी वह चाहता था, तो वह बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने तुरंत इस शुभ समाचार का भव्य रूप से जश्न मनाने का आदेश दे दिया। राजा ने अपने पुत्र के लिए सबसे कीमती और बेहतरीन कपड़े बनवाए। घोड़ों के लिए शानदार जीन बनवाई गई। सिपाहियों के लिए भी नई और आकर्षक वेशभूषा बनवाई गई। इसके अलावा अनेक प्रकार की भेंट जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, सुंदर वस्त्र, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और उत्तम इत्र इकट्ठा किए गए। राजा ने हर चीज बड़ी सावधानी और ध्यान से तैयार करवाई ताकि इस मौके को यादगार बनाया जा सके। 2 महीने बहुत जल्दी बीत गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन अफसोस, शादी से कुछ दिन पहले ही राजकुमार के पिता यानी राजा बहुत बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। राजकुमार को विवाह के लिए जाना स्थगित करना पड़ा क्योंकि ऐसे दुखद समय में राजकुमार का विवाह पर जाना अपने पिता का अपमान करना दिखाना था। फिर जैसे ही राजकुमार के पिता की शोक के मौत का समय बीत गया, राजकुमार तोते के साथ घोड़े पर राजकुमारी के देश की ओर रवाना हो गया। राजकुमारी का देश ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार तोते के साथ जल्दी वहां पहुंच गया। उसने अपना डेरा राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। लेकिन साथियों, यदि उस दिन राजकुमार ने उस बगीचे में अपना डेरा ना डाला होता तो अच्छा होता, क्योंकि उसी बगीचे में उसका प्रिय तोता मारा गया। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया। हुआ यूं कि बगीचे में खजूर के एक पेड़ पर बैठा हुआ वह तोता खजूर तोड़ तोड़ कर राजकुमार की ओर फेंक रहा था। लेकिन यह बात उस बाग के मालिक को अच्छी नहीं लगी। उसने क्रोध में आकर तोते को मार डाला। जैसे यह घटना घटी, राजकुमार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अब अपनी पुत्री का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया था। कारण यह था कि राजकुमार के पिता अब इस संसार में नहीं रहे और अब वे इस विवाह को उचित नहीं मानते थे। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमार बाहर सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी। संयोगवश वह उसी रास्ते से गुजरी जहां राजकुमार ने बगीचे में अपना डेरा डाल रखा था। जैसे उसकी दृष्टि बगीचे की ओर गई, उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी। राजकुमारी ने राजकुमार को तुरंत पहचान लिया
क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी राजकुमारी के पास थी। राजकुमारी ने उस समय कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी पालकी डोले वाले कहारों को वापस महल चलने का आदेश दिया, क्योंकि राजकुमारी को उनका प्रेमी मिल गया था। उसी समय से राजकुमारी को सब कुछ अच्छा लगने लगा था। शाम को भोजन के समय राजकुमारी ने अपनी थाली में आधा खाना खाया और बाकी खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भेज दिया। राजकुमारी ने अपनी प्रिय सेविका से कहा वह राजकुमार से कहे कि यह भोजन स्वीकार करें, और यदि वे इस भोजन को इनकार करेंगे तो उसने कहना कि अपनी उंगली इस भोजन में घुसा लें। फिर सेविका ने वैसा ही किया जैसा राजकुमारी ने कहा था। जब राजकुमार ने भोजन करने से मना किया तो सेविका ने उसे भोजन में अपनी उंगली घुसाने के लिए कहा। जैसे ही राजकुमार ने थाली के चावल में अपनी उंगली डाली तो उसे वहां उसकी तस्वीर मिली। राजकुमार सोचने लगा, राजकुमारी तो मुझसे प्रेम करती है। यह सोचकर उसने अपने हाथ पोंछे और तुरंत राजकुमारी के लिए एक चिट्ठी लिखी, जिसे उसने सेविका के हाथ राजकुमारी के पास भेज दिया। जब राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की प्रबल इच्छा जाग उठी। आधी रात को चुपचाप उसने अपना घोड़ा तैयार करवाया और सोने की अशर्फियों से भरी हुई एक थैली लेकर महल से बाहर निकल पड़ी, जहां राजकुमार ठहरा हुआ था। फिर राजकुमारी बगीचे में चुपके से राजकुमार के पास पहुंच गई और उसने राजकुमार से कहने लगी, तुम चौंको मत, मैं जानती हूँ यह अचानक हुआ है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए बिना किसी को बताए छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता हमारे विवाह के लिए अभी सहमति नहीं देंगे, इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने देश ले चलो, जहाँ हम दोनों बिना किसी भय और रोक टोक के एक साथ रह सके। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। चलते चलते वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां पर उनकी जान बहुत खतरे में पड़ गई। वे जिस नगर में पहुंचे उस नगर में एक जादूगरनी रहती थी जो अपनी काली शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। उस जादूगरनी की एक पुत्री थी जो जितनी सुंदर थी उतनी ही चालाक भी थी। जैसे ही उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। मन ही मन उसने निश्चय कर लिया कि वह उसी राजकुमार से विवाह करेगी, चाहे जो भी करना पड़े। वह जादूगरनी की बेटी वह सोचने लगी कि आखिर कैसे वह उस राजकुमार को अपना बना सके। उसे एक चाल सूझी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्यों ना हम उस राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करें। तब जादूगरनी ने अपनी बेटी की बात मान ली और एक योजना बनाई। उसने राजकुमार और राजकुमारी दोनों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों उस जादूगरनी के घर भोजन करने पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए जादूगरनी ने एक चाल चली। उसने राजकुमार को एक अलग कमरे में बुलवाया और उसके गले में एक रस्सी का फंदा डाल दिया। रस्सी का फंदा डालते हुए राजकुमार एक बंदर के रूप में बदल गया। फिर जादूगरनी ने तुरंत उसे पिछले दरवाजे से बाहर निकाला और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसे बांध दिया। उसके साथ ही उसने अपनी बेटी को भी उस बंदर रूपी राजकुमार के पास भेज दिया। इधर राजकुमारी भोजन करने के बाद अपने प्रेमी राजकुमार को ढूंढने लगी, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला, क्योंकि राजकुमार अब एक बंदर बन चुका था, इसलिए राजकुमारी उसे पहचान ही नहीं सकी। इधर दिन भर वह बंदर रूपी राजकुमार जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहता। वह जहां भी जाती वह बंदर उसके पीछे जाए। फिर वह जादूगरनी की बेटी हर रात बंदर के गले में पड़ी रस्सी का फंदा खोल देती और वह बंदर फिर असली रूप यानी राजकुमार में बदल जाता था। रात भर वह राजकुमार के रूप में रहता, लेकिन सुबह होते ही वह फिर उसी फंदे को उसके गले में डाल देती, जिससे वह दोबारा बंदर बन जाता। दिन भर वह उसे इधर उधर अपने साथ घुमाती रहती। उधर राजकुमारी की हालत बेहद खराब हो गई थी। कई दिन बीत गए थे और वह अब तक राजकुमार से नहीं मिल पाई थी। वह पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी। वह बुरी तरह से परेशान और दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि अब वह करे तो करे क्या। वह सोचती थी, आखिरकार राजकुमार मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते। कभी वह सोचती शायद राजकुमार ने उसे धोखा दे दिया, लेकिन फिर उसके दिल से आवाज आती, राजकुमार ऐसा नहीं कर सकते, वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। फिर वह सोचती, ऐसा तो नहीं किसी ने राजकुमार को मार दिया हो। फिर उस राजकुमारी ने अपने दुख को भुलाने और सच का पता लगाने का निश्चय किया। उसने अपने रूप को बदलते हुए एक पुरुष का वेश धारण किया और सीधे उस नगर के राजा के दरबार में जा पहुंची। वहां उसने राजा के सामने अपनी बात रखी। राजा उसकी वाणी, व्यक्तित्व और तेजस्वी में इतना प्रभावित हुआ कि हैरान रह गया।
उसकी बुद्धिमानी और साहस देख राजा ने उसे अपने राज्य का कोतवाल नियुक्त कर दिया। गौ माता कहती है, हे सेठ, अब वह पुरुष बनी राजकुमारी जो अब उसकी नजरों से कोतवाल थी, राजा ने अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगी। कोतवाल होने के कारण उसे कई घरों में जाने और उसे भेद जानने का मौका मिला। धीरे धीरे उसने पूरे नगर की हर गली, हर परिवार, हर कोने के रहस्यों को जानना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया, कई साल गुजर गए और फिर एक दिन उस नगर के राजा की मृत्यु हो जाती है। फिर नगर के सभी लोग उस कोतवाल को यानी राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि कोतवाल जो वास्तव में राजकुमारी थी, लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा और दयालु था। फिर एक दिन उसी नगर में एक व्यक्ति एक बंदर बेचने के लिए यानी राजकुमारी के पास आया, तो राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति से वह बंदर खरीद लिया। वह बंदर बड़ा ही अद्भुत था, क्योंकि वह किसी भी खोई हुई वस्तु को सूंघकर खोज कर सकता था। फिर कुछ समय बाद एक दिन वह बंदर अचानक कहीं गुम हो गया। तब राजा रूपी राजकुमारी ने तुरंत पूरे नगर में घोषणा करवाई कि नगर के सभी बंदरों को दरबार में लाया जाए। उधर यह सूचना जादूगरनी तक भी पहुंची। तब नगर के सभी बंदर राजा के सामने एकत्रित किए गए, लेकिन जादूगरनी ने अपने बंदर को राजा के दरबार में नहीं भेजा। राजा रूपी राजकुमारी को जब यह पता चला कि जादूगरनी ने अपना बंदर नहीं भेजा, तो वह बहुत क्रोधित हो गई। उसने सिपाहियों को आदेश दिया जादूगरनी के घर जाकर बंदर को जबरदस्ती दरबार में लाया जाए। जैसे ही सिपाहियों ने उस बंदर को दरबार में लाकर उसके गले की रस्सी को जोर से खींचा, वह रस्सी अचानक उसकी गर्दन से टूट गई और रस्सी गर्दन से निकलते हुए बंदर राजकुमार के रूप में बदल गया। फिर तो उस राजा रूपी राजकुमारी का सपना साकार हो गया और वह दौड़कर एकदम से राजकुमार से लिपट गई। उसने सैनिकों को आदेश दिया जादूगरनी और उसकी बेटी को तुरंत बंदी बना लिया जाए। फिर उस जादूगरनी और उसकी बेटी को पकड़ कर बांध दिया गया। इसके बाद राजा रूपी राजकुमारी ने नगर वासियों से कहा कि अपने राजकुमार को ढूंढने के लिए मैंने एक पुरुष का रूप धारण किया था। मैं वास्तव में एक स्त्री हूँ और अब जब मेरा राजकुमार वापस मिल गया तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे अपनी रानी और इसे अपना राजा स्वीकार करें। इस प्रकार नगर वासियों ने हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी ने राजकुमारी और अपनी रानी और राजकुमार को राजा स्वीकार कर लिया। अब राजकुमार राजा बनता और राजकुमारी रानी बनती। उधर उस जादूगरनी को उसके बुरे कर्मों की सजा दी जाती और अपनी बेटी को हमेशा के लिए कारागार में डाल दिया गया, क्योंकि जादूगरनी की जो बेटी थी उसने अपने निर्दोष पति पर झूठा आरोप लगाकर उसे एक राजा की कैद में डलवा दिया था। गौ माता कहती है, सेठ, एक दिन वह राजकुमार और राजकुमारी राजा रानी बनकर घूमने के लिए जाते हैं और जब वे जंगल से होकर गुजरते हैं तो वह एक वृक्ष के पास आराम करने लगते हैं। वह वृक्ष बहुत पुराना था और उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म के एक प्रेम चिन्ह अंकित किया था, जो पूरी तरह से सुरक्षित था। जैसे ही उसकी नजर उस चिन्ह पर पड़ी तो एकदम से उन दोनों को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। फिर वह राजकुमारी राजकुमार से कहती है, नाथ, अब मुझे सब कुछ स्मरण हो गया। मैं आपको पिछले जन्म में ही प्रेम करती आई हूँ और आप भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं। मैंने उस जीवन में भी आपकी सेवा कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन मुझे केवल इस बात का दुख था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी। लेकिन देखिए, ईश्वर ने हम दोनों को फिर से इस जन्म में एक कर दिया है। हम फिर से पतित के रूप में एक साथ हैं, क्योंकि यह हमारा सच्चा प्रेम था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जन्म में भगवान हमारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनेंगे और हमें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। समय धीरे धीरे बीत गया। उनके पिछले जन्म की सभी अधूरी इच्छाएं इस जन्म में एक एक करके पूरी होने लगी। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई और समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी ने अगले जन्म में अपने पति को फिर से प्राप्त किया और उसकी खुशी के लिए एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। गौ माता कहती है, सेठ, इस कथा से हमें यह पता चलता है कि यदि स्त्री और पुरुष एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। वही अगर कोई स्त्री पुरुष को धोखा देती है या कोई पुरुष किसी स्त्री को धोखा देता है तो उसे भी धोखा ही मिलता है। पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है, इसलिए पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं वे 7 जन्मों तक पति पत्नी के रूप में मिलते हैं और उनके पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं भी उनके भाग्य के अनुरूप पूरी हो जाती है। जिस प्रकार राजकुमारी को अगले जन्म में ही वही प्रिय राजकुमार पति के रूप में मिला और जो संतान प्राप्ति की अभिलाषा अधूरी रह गई थी वह भी इस जन्म में पूरी हो गई। गौ माता कहती है, हे सेठ, पतित की जोड़ी ईश्वर के आशीर्वाद से बनती है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। जो किस्मत में लिखा है
एक दिन जरूर मिलेगा और जो किस्मत में नहीं वह चाहकर भी नहीं मिलेगा। जादूगरनी की बेटी का आचरण शुद्ध नहीं था। वह अपनी काली शक्तियों का सहारा लेकर राजकुमार को पाना चाहती थी, लेकिन राजकुमार उसकी किस्मत में नहीं था। इसलिए लाख कोशिशों के बावजूद भी वह उसे प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि जो किस्मत में नहीं होता वह कभी प्राप्त नहीं होता। साथियों, इस तरह कथा सुनकर सेठ उस दिव्य गाय से कहता है, गौ माता, आपकी ये पावन कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। कहानी सुनकर सेठ के मन की बेचैनी दूर हो गई और सेठ को उसके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। उम्मीद है साथियों आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आते जाते कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखना।